ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, लिवर एंड द गॉल ब्लैडर। ठीक है, आज के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको पहले एनाटमी ऑफ लिवर भूल चुके होंगे, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी या सेकेंड ईयर में पढ़ी थी। सो उसका थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। ये मैं आप लोगों की आसानी के लिए थोड़ा सा पहले नोट डाउन कर लेती होती हूँ। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि पहले मैं ब्लड सप्लाई ऑफ लिवर बता देती हूँ कि हमारे पास 30% जो ब्लड सप्लाई वो दे रही होती है लिवर को हेपेटिक आर्टरी, और 70% हमें दे रही होती है हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन हम उसे कहते हैं, जो हमारे पास इंटेस्टाइन से जितनी आर्टरीज आई वहाँ से जो वो ब्लड लेकर आती है लिवर में। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास ब्लड जो वो वेन्स होती हैं वो डायरेक्ट जा रही होती हैं हार्ट में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो पोर्टल वेन हमारे पास बन रही होती है हेपेटिक वेन, पोर्टल हेपेटिक वेन, वो पहले इंटेस्टाइन से जो भी न्यूट्रिएंट वाला ब्लड आता है वो पहले लेकर आती है लिवर में। अल्लाह ताला की शान देखे कि मेटाबॉलिक में लिवर में इतने मेटाबॉलिक फंक्शन हो रहे होते हैं कि उनको न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने पोर्टल हेपेटिक वेन को यहाँ से इतने इंटेस्टाइन से वो इतने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके जाती है और पहले जाती है लिवर में। देन लिवर से हमारे पास कहाँ जाती है, इंफीरियर वेना केवा में। ठीक है, ये हमारे पास इसकी हो गई कि 30% हेपेटिक आर्टरी उसको ब्लड सप्लाई कर रही होती है और 70% हमारे पास जो है वो पोर्टल वेन उसको कर रही होती है। अब जो पोर्टल वेन है वो आगे जाके हेपेटिक वेन में कन्वर्ट हो जाती है। हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक वेन जो है वो दोनों हम अपना ब्लड किसे देते हैं, कॉमन हेपेटिक वेन को, जो कि जाके इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन होती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि ये तो मैंने आपको इसकी ब्लड सप्लाई बता दी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी बाइल फॉर्मेशन। इसमें बाइल फॉर्मेशन भी हो रही होती है, तो बाइल फॉर्मेशन हमारे पास बाइल डक्ट में जाके कॉमन बाइल डक्ट में जाके एंड ड्यूडिनम में ड्रेन हो जाती है। हमारे पास ये इसकी ये हो गई। हमारे पास जो गॉल ब्लैडर होता है वो लिवर के पीछे होता है ना, हमारा जो है लोब्स होते हैं लिवर के। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इसको माइक्रोस्कोपिकली जो है डिवाइड किया है। तो इसको दो मॉडल दिए हैं, लोब्यूलर मॉडल और हमने एक दिया है ट्राईएंगुलर मॉडल। ठीक है, अगर लोब्यूलर मॉडल की बात कर लें तो हमारे पास इन्होंने ये एक ये बनाया है, हेक्सागोनल इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया और इसके बीच में ये जो बनाया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको इन्होंने हेपेटिक वेन का नाम दिया है, जो कि हमारे पास वेना केवा में जाके ड्रेन हो रही होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, वेना केवा, जो कि ब्लड लेकर जा रही है लिवर से कहाँ, हार्ट की तरफ। बाकी फिर हम सोच लेते हैं कि हमारे पास जो बाइल डक्ट है या हमारे पास हेपेटिक आर्टरी है या पोर्टल आर्टरी है, वो पोर्टल वेन है, वो कहाँ पर होती है। तो इन्होंने यहाँ पर जितने भी वो यहाँ पर बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक वेन इस तरह कर दिया। ठीक है, अब हम लोग कह देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ब्लड किस तरह जाता है। इन्होंने माइक्रोस्कोपिकली इसको डिवाइड किया है, इसको इस मॉडल में समझने के लिए, आपको आसानी के लिए डिवाइड किया। अब कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो है ये ऐसे हेपेटोसाइड्स होते हैं, इसके बीच में हमारे पास साइनोसॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये जो जगह होती है ना बीच में हमारे पास, इसके अंदर साइनोसॉइड होते हैं। अब साइनोसॉइड क्या आते हैं, समझे कि एक हमारे पास नदी बनाते हैं, यहाँ से हमारे पास जो वाटर, ये इसका जो ब्लड है हेपेटिक आर्टरी या पोर्टल वेन का, वो यहाँ से जाता है कहाँ, इसमें कॉमन हेपेटिक वेन में। ठीक है, यहाँ पर जाके ये दोनों ब्लड जो है इसके अंदर जाके मिक्स होते हैं और यहाँ पर जाके इसके अंदर ड्रेन हो जाते हैं और ये ले जाती है कि हाँ, हार्ट के पास। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर चलेगी। अब बात आती है कि बाइल डक्ट जो है अपना बाइल कहाँ ड्रेन करती है, तो इसके अंदर जो है हमारे पास हेपेटोसाइड के अंदर डक्ट्यूल्स होते हैं, जिसके जरिए हमारे पास बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट में एंड देन जो है ड्यूडिनम में चले जाती है। ठीक है, ये हमारे पास इसमें लोब्यूलर मॉडल हो गया। देखिए यहाँ पर साइनर वेदर फ्रॉम द ब्लड है, ये मैंने सारा कुछ वही बताया जो मैंने आपको समझाया है। अब बात कर लेते हैं कि साइनोसॉइड का मॉडल भी जो है उसके अंदर इतना आसान नहीं होता कि साइनोसॉइड्स के अंदर भी हमारे पास जो है वो डिस्क्स होती हैं, उसके अंदर सैटेलाइट सेल, मैक्रोफेजेस, ये सारे पड़े हुए होते हैं, जो कि फैट स्टोरिंग सेल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है अगर बात करें तो एंडोथीलियल जो होती है साइनोसॉइड्स की, वो फेनेस्ट्रेटेड होती है। बेनीथ द एंडोथेलियल सेल हमारे पास स्पेस ऑफ डिस्क होती है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया। उसके अंदर स्केटर्ड सेल्स, कपल ऑफ सेल्स और मोनोन्यूक्लियोसाइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका आगे की जो फंक्शन है वो मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ इंजरी में बताती हूँ। अब हम ट्राईएंगुलर मॉडल पर बात कर लें तो ट्राईएंगुलर मॉडल एक तो उन्होंने हमें दे दिया, ये ट्रायंगुलर मॉडल मैं आपको बुक में समझा देती हूँ। ये मेरे पास बेसिस है, नॉट बेसिक। ठीक है, मैं लिवर आपको बेसिस से पढ़ा रही हूँ। ये देखिए 9th एडिशन है बेसिस का। अब मैं यहाँ पर आपको ये मॉडल समझा देती हूँ। पहले तो इन्होंने हमारे पास ये कौन सा मॉडल हमें समझाया है, लोब्यूल वाला। अब ये ट्रायंगुलर मॉडल के देखिए इन्होंने ट्रायंगल बना दिया और इसको जोन में जो है वो डिवाइड कर दिया। अब जोन में इन्होंने डिवाइड करके क्या कहा है कि जो हमारे पास बिल्कुल इसके पास वाला कह रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास ये जो ब्लड आ रहा है क्या, हेपेटिक आर्टरी से और हेपेटिक पोर्टल वेन से, वो हमारे पास ज़्यादा जाके कहाँ मिक्स हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा अलग बिल्कुल यहाँ पर जाके आपस में मिक्स हो जाएगा और यहाँ से ये ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये बता रहे हैं कि यहाँ यही इनका ज़्यादातर हमारा कौन सा मॉडल माना जाता है, लोब्यूल मॉडल। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर सारी चीज़ें वहीं लिखी हुई हैं, आप एक दफ़ा रीड कर लिया। ठीक है,
अब बाकी आगे जो है मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये वाला टॉपिक जो है वो क्लियर करवाना चाहूँगी। बाकी आगे जो है फिर उसमें आपको इंजरी समझने में आसानी हो जाएगी। अब इसमें आप लोगों को बता रहा है कि जो है जब हेपेटिक साइट्स में कोई इंजरी होती है तो उसके अंदर क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं, वो नेक्रोसिस में जाता है या एपोप्टोसिस में जाता है, रीजनरेशन, स्कैरिंग, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं और क्या होता है। ठीक है, अब हम इसमें बात कर लेते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ कर, जैसे कि आपने देखा है कि अंडरलाइन की हुई सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोगों की ईजी के लिए जो है यहाँ कर लिया। अब कह रहे हैं चेंज इन द इंजर्ड हेपेटोसाइट में एक तो स्टीटोसिस हो सकती है और हमारे पास जो है कोलियोस्टेसिस हो सकती है हमारे पास। ठीक है, स्टीटोसिस क्या होता है, फैट एक्यूमुलेशन हो जाती है। स्टिलेट जो सेल्स के बारे में मैंने ऊपर बताया था, जो कि हमारे पास स्पेस ऑफ डिस्क में पड़े हुए थे, वो एक्टिवेट होते हैं, फाइब्रेशन में जाते जाते हैं, प्लास्टिक में जाते हैं और जो है हमारे पास स्टीटोसिस कॉज करवाते हैं। ठीक है, पता नहीं क्यों मेरी ज़ुबान पे ये नहीं चढ़ता हमेशा। अच्छा, अब हम कह देते हैं कि या तो वो इन चीज़ों में जाते हैं, या अब हमारे पास इंजरी हो गई है, बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई है, या वो नेक्रोसिस में जाएंगे या एपोप्टोसिस में जाएंगे। नेक्रोसिस हमारे पास हमेशा हाइपोक्सिया, इस्कीमिया या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाता है कि जो है सेल खुद ही वो वहीं जो है उसकी डेथ हो जाती है। कुछ और जो है वो प्रोग्राम सेल डेथ नहीं, मतलब कि नहीं होती। ठीक है, नेक्रोसिस हमारे पास कहाँ होती है, हाइपोक्सिया में, इस्कीमिया में और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। एज यू नो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, मैं दिखा देती हूँ। अच्छा, इसमें क्या होता है कि पहले जो है वो सेल स्वेल होता है, उसकी जो है ऑस्मोलैरिटी की वजह से हमारे पास फिर रप्चर हो जाता है। ठीक है, रप्चर होने की वजह से उसकी सेल की डेथ हो जाती है। कह रहे हैं कि रप्चर होने से पहले उसकी बल्जिंग आउट होती है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स वगैरह की सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। डिफेक्टिव ऑस्मोटिक रेगुलेशन, सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड फ्रॉम इनटू द सेल विद स्वेल एंड रप्चर। इवन बिफोर रप्चर जो है मेम्ब्रेन ब्लैप्स फ्रॉम द कैरिंग ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट विदाउट ऑर्गेनेल्स इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। मैक्रोफेजेस के जो हैं वो क्लस्टर्स आ जाएंगे साइट्स ऑफ इंजरी पे, और जो हेपेटोसाइट जो है वो नेक्रोसिस में चली जाएगा और डाइंग, मर जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हेपेटोसाइट हो गया। और यहाँ पर भी लिखा होगा कि हेपेटोसाइट जो है प्रीडोमिनेंट डेथ इन द इस्कीमिक एंड हाइपोक्सिक इंजरी में होता है। ठीक है, या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। यही बात मैंने आपको बताई। अब इसकी बात कर देते हैं कि एपोप्टोसिस। अब एपोप्टोसिस हमारे पास कब होती है, वायरल हेपेटाइटिस में, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में, या ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटीज़ में। ठीक है, हमारे पास हेपेटोसाइट एपोप्टोसिस तब होती है। अब ये देखिए, एपोप्टोसिस हम कहते हैं किसे हैं, प्रोग्राम सेल डेथ को। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो है वो क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो जाती है, फ्रेगमेंटेशन टूट जाता है। ठीक है, सेलुलर फ्रेगमेंटेशन हो जाती है इनटू एसिडोफिलिक एंड एपोप्टोसिस बॉडीज़ में। ठीक है, ये हमारे पास एपोप्टोसिस में चले जाता है। अब सिंप्लिसिटी की बात करें तो ये क्या होता है कि ये क्या होता है कि नेक्रोसिस में, एपोप्टोसिस में चले जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि कह रहे हैं कि सेल की इतनी इंजरी नहीं हुई है, वो रीजनरेशन में जा सकता है। यहाँ पर हम लोग रीजनरेशन की बात कर लेते हैं। कि वो रीजनरेशन में जा सकता है। अब हमारे पास रीजनरेशन कौन करवाता है, एक एक्यूट इंजरी होती है जिसमें हमारे पास रीजनरेशन हो जाती है, लेकिन अब एक्यूट इंजरी में पहले हेपेटोसाइट जो हैं उसे जो है माइटोटिक डिवीजन करके हेपेटोसाइट्स खुद, अच्छा, हमारे पास लिवर के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। लाइक अगर हम किसी अपने लिवर का थोड़ा सा जो है वो हिस्सा काट के अगर किसी दूसरे के अंदर डालते हैं तो वो रीजनरेट होकर पूरा का पूरा लिवर बना देता है। ये हमारे लिवर के अंदर एबिलिटी है, एक प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है। ठीक है, अब हम जो रीजनरेट हो सकता है। अब हम इसकी बात करें कि अगर एक्यूट इंजरी है, इतनी सिवियर नहीं है, ठीक है, अब हुई है, तो हमारे जो हेपेटोसाइट्स हैं वो उसकी माइटोसिस होगी और वह जल्दी जो है हमारे जो हमारे पास सेल डैमेज हुए हुए हैं, जो सेल मर गए हैं, उनकी जो है उनकी जगह रिप्लेस करते जाएंगे और रीजनरेट हो जाएंगे। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा जो है हमारे पास इंजरी हो चुकी है, जो हमारे पास हेपेटोसाइट उनको काबू नहीं कर पा रहे हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास स्टीलॉइड सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, जो कि स्टेम सेल्स हमारे पास क्या होते हैं, इसके अंदर हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो किसी भी सेल के अंदर जो है वो ढल जाएँ। ठीक है, अब हमारे जो स्टेम सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, ये जो, लेकिन स्टेम सेल्स का जो सेल वो ज़्यादा मैकेनिज्म है वो क्रॉनिक भी अंदर होता है, क्रॉनिक इंजरी के अंदर होता है। एक्यूट इंजरी के अंदर हेपेटोसाइट्स का ज़्यादा रोल होता है। लेकिन बहुत सीवियर इंजरी हो गई तो हमारे पास स्टेम सेल्स भी आते हैं, वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्यूट इंजरी है, कितनी हद तक कंट्रोल कर लेंगे वो नहीं कर पाते, और हमारे पास एक्यूट इंजरी हो रही है। फिर हमारे पास रीजनरेशन की अगर बात कर लें तो क्रॉनिक इंजरी है, इसके अंदर हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता इंजरी होती जा रही है और हेपेटोसाइट उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। स्टेम सेल्स आ जाते हैं, स्टेम सेल्स के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो उनको कंट्रोल कर लेते हैं। समटाइम इनके स्टेम सेल्स का हमारे पास क्या आता है कि
एक स्टेम सेल्स आया, वो डक्ट्यूल्स बनाता है, हेपेटोसाइट बनते जाते हैं। डक्ट्यूल्स इनके अंदर जो है मैकेनिज्म्स होता है, उसके जरिए हमारे पास हेपेटोसाइट की रीजनरेशन करवा देते हैं। अब कह रहे हैं कि इतनी सीवियर इंजरी हो गई है कि हमारे पास रीजनरेशन भी नहीं हो सकती है, तो हम कहेंगे कि स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, स्कार फॉर्मेशन क्या होता है कि हमारे पास स्टीलेट सेल्स होते हैं। वैसे जो हमारे पास स्टीलेट सेल्स का असल काम क्या होता है कि ये फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं, लेकिन ये जब एक्टिव हो जाते हैं, हमारे पास बहुत इंजरी हो जाती है, एक्टिव हो जाते हैं, तो ये फाइब्रस टिश्यू में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्वॉल्व इन द स्कार डिपोजिशन हेपेटिक स्टीलेट सेल्स। अगर ये वैसे इनका लिपिड विटामिन ए स्टोरिंग सेल्स है, ठीक है, और सीवियर फॉर्म्स एक्यूट एंड क्रॉनिक में अगर सीवियरली आ जाती है, मतलब ये तब एक्टिवेट होते हैं स्टीलेट सेल्स जब बहुत सीवियरिटी की इंजरी हुई हो, उस तब ये लोग जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पे कपलर सेल्स जो हैं और जो बाकी साइटोकाइंस की वजह से हमारे पास जो हैं वो रिलीज़ होते हैं लिम्फोसाइट्स वगैरह, या लिम्फोसाइट्स जो हैं वो साइटोकाइंस जो रिलीज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, रिग्रेशन हो जाती है, वहाँ से जगह जो है वो बिल्कुल वो सख्त हो जाती है, मतलब बिल्कुल डेड। ठीक है, अब इंस्टेबल सीरीज चेंज इंक्लूडिंग द इंक्रीज इन एक्सप्रेशन ऑफ पेटिलेट डेरिवेट फ्रॉम, ठीक है, फैक्टर को स्टीलेट सेल्स को एक्टिवेट किया इन्होंने। एट द सेम टाइम जो है कपलर सेल और लिम्फोसाइट ने साइटोकाइंस को रिलीज़ किया और एक्टिवेट किया, और जो है हमारे पास इन्वॉल्व हो गए फाइब्रोजेनेसिस में। ठीक है, अब हमारे पास These include transformic growth factor B, TGF-B and its receptor metalloproteinase 2। ये हमारे पास स्कार फॉर्मेशन हो गई। ये हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ इंजरी खत्म हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास कि चेंज हुई, इंजर्ड सेल हुआ, उसके अंदर ये चेंजेस आई, उसके अंदर हम नेक्रोसिस में भी जा सकते हैं, एपोप्टोसिस में भी जाता है। नेक्रोसिस हमारे पास हाइपोक्सिया, अगर उसको हमारे पास हमारे सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, स्कीमिया हो गया है, हाइपोक्सिया हो गया ब्लड की, अब हाइपोक्सिया हो गया है, ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा है, स्कीमिया हो गया है। और अब माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चले गए तो हमारे पास जो है नेक्रोसिस हो जाएगी। और एपोप्टोसिस हमारे पास जो है अगर प्रोग्राम सेल डेथ में हो जाता है। ये हमारे पास वायरल हेपेटाइटिस वगैरह में होता है, वायरल हेपेटाइटिस ज़्यादा। ठीक है, अब हमारा रीजनरेशन देख लो, एक्यूट और इंजरी क्रॉनिक इंजरी में ज़्यादातर हमारे पास हेपेटाइटिस सी और बी इन्वॉल्व होते हैं, और एक्यूट इंजरी में हमारे पास ज़्यादातर ड्रग टॉक्सिन्स वगैरह वो होते हैं। और स्कार फॉर्मेशन में सीवियर इंजरी की वजह से स्टीलेट सेल वगैरह एक्टिव हो जाते हैं। ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। और हमारे पास जो है लिवर की एनेटमी थोड़ी बहुत हो गई। अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में लिवर फेल्यूर जो है वो कंटिन्यू करवाऊंगी। कुछ ना समझ आया होगा तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।